स्कूल से घर गए थक हार के और मम्मी से पूछा कि मम्मी खाने में क्या बनाए हो, तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने बदले में कहा, जो आज आप भारत देख रहे हो, उस भारत को बनाने में इस देश के किसान का, इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट का, इस देश के इकोनॉमिस्ट का, इस देश के नेताओं का, हर किसी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ज्यादा से ज्यादा कर्म पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। जो होगा वो उस प्रभु की इच्छा से होगा। आज की जनरेशन से, ये जो जेनजी जनरेशन है, इससे मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है कि बंदा काम तो करना चाहता है मार्केट के अंदर जाकर के, बट जो जॉब्स उसको मिल रही हैं, या तो वो जॉब पार्ट टाइम है या उसकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वो जॉब नहीं है। आज भी अगर आप देखो तो लगातार गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करती रहती है। गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेकर के आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मोदी गवर्नमेंट की ही बात करें, सो हेलो हाय, क्या हालचाल एवरीवन, माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट विद मोशन। सो बच्चा बारी, आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो आज के सेशन में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करती है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उनके बारे में बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर है उसको देखेंगे। पिछले कुछ ईयर्स में इन सेक्टर्स ने कैसे डेवलप करा वो ध्यान में रखेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एवरीवन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बच्चा पार्टी, जब बात आती है इकोनॉमी की, तो आप सब लोगों ने अपने आसपास लोगों को काफी अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व देखा होगा। यानी कि अगर आपके क्लासरूम की ही बात करें, आपके स्कूल की ही बात करें, तो हो सकता है कि आपके क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हों जिनके फादर फार्मर हो, कुछ ऐसे बच्चे हों जिनके फादर बैंक में काम करते हो, मदर बैंक में काम करती हो। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके फादर का, मदर का एक छोटा सा या कहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो कुल मिलाकर के अपने आसपास ही अगर हम नजर डाल करके देखें तो हम देखते हैं कि लोग अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जब बात आती है इंडियन इकोनॉमी की, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब बात आती है सेक्टर्स की, सो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने क्या करा, इन सेक्टर्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की जब बात आती है बच्चा, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल है। दूसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल है। और जब बात आती है टर्शियरी सेक्टर की, सो टर्शियरी सेक्टर इज बेसिकली अ सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, ये सब एक्टिविटीज टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर क्या करा, अपनी इकोनॉमी को या कहें एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स के अंदर बांट दिया। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग शामिल है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। और जब आप अपने आसपास देखेंगे तो अपने आसपास आप देख पाएंगे कि जो लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो इन्हीं सब सेक्टर्स में या कहो इन्हीं सब एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर की जब बात आती है बच्चा, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेस का या कहिए वो उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से हमें मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड अस। तो हमारे आसपास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, उन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके, उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके कुछ पैसा कमा रहे हैं।
और जब बात आती है प्राइमरी सेक्टर की, सो दिस प्राइमरी सेक्टर इज बेसिकली अ बेस फॉर ऑल दी अदर प्रोडक्ट्स, या बाकी सेक्टर्स के लिए जो प्राइमरी सेक्टर है बच्चा, वो एक बेस का काम करता है। किस चीज का काम करता है? एक बेस का काम करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहां पर समझें तो देखिए क्या है कि एक किसान कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, और कॉटन के लिए वो किसान जो है वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, सनशाइन पर डिपेंडेंट है, क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है। कॉटन कल्टीवेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? वहां की जो सॉइल है, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली जब बात आती है डेयरी की, डेयरी फार्मिंग की, तो डेयरी एक्टिविटीज के अंदर क्या हो रहा है कि जो किसान है वो एनिमल्स के बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक नेचुरल चीज है। और इसी तरीके से फॉडर, जो जानवरों का चारा होता है, वो कहां से आ रहा है? वो खेती से ही आ रहा है, फील्ड से ही आ रहा है। मिनरल्स, बाकी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जब प्राइमरी सेक्टर की बात आती है बच्चा, सो इन प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज डन बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। जब हम नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, या कहिए जब नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उन एक्टिविटीज को प्राइमरी सेक्टर के अंदर रखा जाता है। तो आपका चाहे फिशिंग हो गया हो, चाहे माइनिंग हो गया हो, चाहे फार्मिंग हो गया हो, चाहे डेयरी एक्टिविटी हो गया हो, ये सब एक्टिविटीज किसके अंदर शामिल है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। यहां पर अगर हम देखें तो फिशिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जो फिशेस अवेलेबल है सी के अंदर नेचुरली, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर डेयरी फार्मिंग के अंदर एनिमल्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करा जा रहा है। इधर फार्मिंग हो रही है, इधर लंबरिंग हो रही है, यहां पर जो है जंगल में लकड़ी काट करके उसको बेचा जा रहा है। तो ये सब एक्टिविटीज, ये सब चीजें हमारी किस में आती हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। और प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या है? एक बेस है बाकी अदर सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए, या कहें इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा और पैसा कमाया। इसके बाद दूसरा सेक्टर जो हमारा आ जाता है, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या कहें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बच्चा हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? इस सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बोलते ही हैं, और यहां पर नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करा जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग करके जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो जब बात आती है चेयर की, चेयर जिस पर आप बैठते हैं, कुर्सी जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है, वो लकड़ी की कुर्सी सीधा डायरेक्ट तो नहीं आ गई हमारे पास। लकड़ी जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट था, वुड जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट था, हमने उससे क्या करा? हमने मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू उससे एक चेयर तैयार करी, टेबल तैयार करी। सो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या हो रहा है कि नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा जा रहा है, उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर, एक यूजेबल प्रोडक्ट के अंदर जो है चेंज करा जा रहा है। So when it comes to secondary sector, so what secondary sector is doing? Secondary sector is simply changing natural products into a finished usable product. And this is something very, very important. ये यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। साथ ही साथ जब बात आती है इस सेक्टर की, तो ये सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करता है, और फिर प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को ही ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर दिया ही कि जब बात आती है वुड की, तो वुड हमारे पास कहां से आया? लकड़ी हमारे पास कहां से आई? लकड़ी हमारे पास आई प्राइमरी सेक्टर से। साथ में सेकेंडरी सेक्टर ने यहां पर क्या करा? सेकेंडरी सेक्टर ने इसको चेयर के अंदर चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, या चेयर के अलावा आप कहिए इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज कर रहा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर भैया। साथ ही साथ जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो कॉटन से कपड़ा बनाया जा रहा है। इसके अलावा
आयरन ओर से आयरन एंड स्टील बनाया जा रहा है, साथ ही साथ अर्थ सॉइल से, मिट्टी से ब्रिक्स बनाई जा रही हैं। तो ये सब चीजें हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में हम लोगों ने बच्चा पढ़ लिया कि कैसे प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइट करके, नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके इकोनॉमी के अंदर एक वैल्यू जनरेट कर रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर के बारे में भी पढ़ लिया कि भैया सेकेंडरी सेक्टर कैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स या कहें प्राइमरी सेक्टर के जो आउटपुट्स हैं उनका इस्तेमाल करके उनको चेंज कर रहा है फिनिश्ड यूजेबल प्रोडक्ट्स में, जिसको कंज्यूमर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकें। तो ये दो तो समझ गए। इसके बाद आता है तीसरा एक इंपॉर्टेंट सेक्टर, दैट इज द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो टर्शरी सेक्टर इज ऑल अबाउट सर्विसेज। टर्शरी सेक्टर के अंदर आपकी सारी की सारी क्या अवेलेबल है? सर्विसेज अवेलेबल है बच्चा। और यहां पर अगर आप देखो तो टर्शरी सेक्टर के अंदर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बैंकिंग, रेस्टोरेंट, लॉ, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक्टिविटीज शामिल देखने को मिलती हैं। तो जब बात आती है टर्शरी सेक्टर की, सो एज आई टोल्ड यू कि टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। इस सेक्टर को हम क्या कह रहे हैं बच्चा? सर्विस सेक्टर भी बोल रहे हैं। और यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो टर्शरी सेक्टर है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में टर्शरी सेक्टर का या कहें सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है, अपना बहुत बड़ा रोल है। कैसे? अभी वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जब बात आती है एक्टिविटीज की जो हमारी टर्शरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, सो देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, ये सब आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर शामिल है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो टर्शरी सेक्टर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करके एक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए स्कोप तैयार कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। कैसे? सोचो कि अगर भैया हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो जो किसान ने गन्ना उगाया है, किसान ने कॉटन उगाया है, उस कॉटन को कपड़ा बनाने के लिए मिल तक लाना पड़ेगा, कॉटन मिल तक, क्लोथ मिल तक लाना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, है कि नहीं? तो वो कैसे आएगा? वो आ ही नहीं सकता अगर टर्शरी सेक्टर ना हो। तो और बदले में जो कॉटन मिल का ओनर है, जो किसान से कॉटन खरीद रहा है, वो किसान को पैसा भी देगा। भैया चाचा का लड़का तो है नहीं किसान उसके कि फ्री में ले जाएगा। तो यहां पर बैंकिंग की जरूरत आन पड़ती है। तो टर्शरी सेक्टर बेसिकली क्या कर रहा है? यहां पर एक तरीके से आप देखें तो वो हेल्प कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के अंदर। और इन तीनों सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो ये तीनों सेक्टर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर इज बेसिकली अ बेस, सेकेंडरी सेक्टर इज सिंपली changing the natural products into the finished usable product, and the tertiary sector is basically providing a base or a scope for the development of both primary and secondary sector. तो यहां पर ये तीनों सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे टर्शरी सेक्टर में बहुत अलग अलग वैरायटी की एक्टिविटीज शामिल हैं। तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन के अलावा टीचिंग, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, इंटरनेट, एटीएम्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर? टर्शरी सेक्टर के अंदर। सो टर्शरी सेक्टर कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज जो कि हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आती है कि ऑल थ्री सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर आप यहां पर देखें तो जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं और जब हम इनको ग्रुप कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, तो ये
तीनों सेक्टर्स या ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हाईली इंटरडिपेंडेंट है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो देखिए, ये किसान भाई साहब हैं हमारे, इन्होंने गन्ना लगाया, इनके पास शुगर केन है। सो दिस इज द शुगर केन फार्मर विच वी हैव। अब भाई साहब ने क्या करा कि गन्ना तो लगा लिया है, अब शुगर केन फार्मर ने यहां पर गन्ना लगा दिया। अब गन्ना करेंगे क्या, अपने पास तो रखेंगे नहीं भैया, है कि नहीं? तो शुगर केन फार्मर क्या करेगा, ये इंडस्ट्री को या कहें शुगर मिल को गन्ना सप्लाई करेगा। एंड व्हाट दिस शुगर मिल विल डू, ये शुगर मिल क्या करेगी, ये शुगर मिल धुआं उड़ा करके मस्त तरीके से शुगर तैयार करेगी हमारे लिए, जिसकी तुमने अभी रक्षाबंधन पर मिठाई खाई बहुत ज्यादा। तो यहां पर शुगर मिल क्या कर रही है, शुगर तैयार कर रही है। व्हाट दिस शुगर मिल इज डूइंग, ये शुगर तैयार कर रही है किससे, इस गन्ने से, शुगर केन से। बट अब इस किसान को अपने फील्ड से, अपने खेत से गन्ना, शुगर केन, शुगर मिल तक लाने के लिए किसकी जरूरत है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। तो जब हम यहां पर बात करते हैं इन तीनों एक्टिविटीज की, तो यहां पर जो हमारे किसान भाई साहब हो गए, ही कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। और ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर रह करके क्या कर रहे हैं, ही इज प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। देन ये जो इंडस्ट्री है, शुगर मिल हमारी हो गई, दिस शुगर मिल कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर, ये शुगर मिल हमारी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ गई। और ये क्या कर रही है, ये इस रॉ मटेरियल को, जो प्राइमरी सेक्टर से आया आउटपुट, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर, शुगर जो कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसके अंदर बदल रही है। और बीच में टर्शरी सेक्टर एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है इनके ग्रोथ के लिए। तो अगर आप यहां पर देखें कि अगर एक भी सेक्टर को गायब कर दें भैया, एक भी सेक्टर को हटा दें यहां से, तो काम नहीं चल पाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा। तो हम यहां पर सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि दैट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर आर हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एंड व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम्स, तो यहां से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपसे कई बार क्वेश्चन भी यहां से पूछ लिया जाता है कि कैसे तीनों सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। तो आप ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक बच्चा हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले था हमारा प्राइमरी सेक्टर, जो कि एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग सेक्टर है, या कहिए एक बेस प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ा, जो कि रॉ मटेरियल्स को, नेचुरल प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। एंड लास्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो इनमें से कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कि जब बात आती है इन तीनों सेक्टर्स की, अगर हमें इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपेयर करने के लिए जो बेस हमने यहां पर रखा, वो हम लोगों ने बेसिकली रखा किसका? जीडीपी का। किसका? जीडीपी का। तो हम लोगों ने कहा कि ये तीनों सेक्टर्स जो भी वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस करते हैं, उसको एड अप हम करते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट शामिल होता है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें मिलता है। सो इफ यू वांट टू कंपेयर दीज 3 सेक्टर्स, तो इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए हम क्या देखेंगे कि हर एक सेक्टर ने कितना वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेट करा, और इस डेटा के बेसिस पर ही हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों सेक्टर्स को बच्चा कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर जब बात आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जीडीपी की,
So this GDP is something very, very important for understanding the nature of economy. इकोनॉमी का क्या नेचर है, इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही, डेवलप कर रही है या नहीं कर रही, वो सब जानने के लिए जीडीपी यहां पर काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जब बात आती है यहां पर जीडीपी की, व्हेन इट कम्स टू जीडीपी बचा, तो आगे चलते हैं, इसको और ध्यान से समझते हैं। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी सिंपली मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का क्या मतलब हुआ? जीडीपी का मतलब हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम क्या लेते हैं? इन दिस वी टेक द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। तो हम यहां पर क्या ले रहे हैं? हम यहां पर गुड्स और सर्विसेज जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसकी जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, वो हम यहां पर ले रहे हैं। अब ये फाइनल क्यों लिखा मैंने यहां पर, यह समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी हो जाता है। तो देखिए क्या है कि हम यहां पर फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू क्यों ले रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपसे पूछे कि डिफाइन जीडीपी या डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आप क्या लिखेंगे? जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया हम यहां पर फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही क्यों ले रहे हैं? इस पर ध्यान देते हैं। देखो क्या है कि जब बात आती है गुड्स की, जब बात आती है गुड्स की, सो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ गुड्स। दो तरीके के गुड्स हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। वन इज इंटरमीडिएरी गुड। पहला हो गया क्या? इंटरमीडिएट गुड या इंटरमीडिएरी गुड्स। सेकेंड इज फाइनल गुड्स। तो ये दो तरीके के गुड्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। एक हो गए इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरे हो गए फाइनल गुड्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां पर समझें तो फाइनल गुड हमारा क्या हो गया बेटा? फाइनल गुड फॉर एग्जाम्पल हमारा यहां पर हो गया एक बिस्किट। क्या हो गया? एक बिस्किट हमारा यहां पर फाइनल गुड हो गया। फाइनल गुड वो गुड्स होते हैं जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली मार्केट के अंदर जाकर के परचेज कर सकता है और यूज कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज अ फाइनल गुड। तो आप मार्केट के अंदर गए, आपने दुकानदार भैया को कहा कि भैया जरा 10 रुपए वाला पार्ले जी दे दिएगा ना, तो उसने आपको 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट दिया, आपने पैकेट फाड़ा और खा लिया। सो पार्ले जी बिस्किट वॉज अ फाइनल गुड फॉर यू। आप मार्केट गए, सीधा पैसा दिया और खरीदा और खाया, मस्त। वहीं इस बिस्किट को बनाने में, वहीं इस पार्ले जी बिस्किट को बनाने में काफी सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें एक बिस्किट को बनाने की, तो एक बिस्किट को बनाने के अंदर आप देखो तो इसके अंदर सबसे पहले आपका यहां पर व्हीट फ्लावर लगा, आटा लगा होगा भैया। उसके बाद इसके अंदर आपका बेकिंग सोडा लगा होगा, बिस्किट को मस्त अपना करने के लिए, बैटर तैयार करने के लिए। इसके अलावा थोड़ा सा शुगर लगा होगा, साथ ही साथ शुगर के अलावा थोड़ा बहुत ऑयल भी लगा होगा और बाकी कुछ छोटी मोटी और चीजें भी लगी होंगी। सर ने बिस्किट बनाने का कोर्स किया हुआ है। सो जोक्स अपार्ट, अगर हम यहां पर देखें तो जो एक बिस्किट बन रहा है उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? दे आर द इंटरमीडिएरी गुड्स या कहें इंटरमीडिएट गुड्स। तो आटा हो गया, व्हीट फ्लावर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीजें क्या हैं? ये इंटरमीडिएट गुड्स है। और जो बिस्किट है वो क्या है? वो फाइनल गुड है, जिसे आप डायरेक्टली मार्केट में जाते हो, खाते हो। अब एक बात मुझको बताओ कि जब घर जाते हैं, स्कूल से घर गए थक हार के और मम्मी से पूछा कि मम्मी खाने में क्या बनाए हो, तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने बदले में कहा कि बेटा आज खाने में पूरी और आलू बने हैं, पूरी और आलू बने हैं। तो मम्मी ने आपको फाइनल गुड दिया पूरी आलू तैयार करके। अब सोचो अगर मम्मी जी कहने लगे कि बेटा खाने के अंदर 2 कटोरी आटा
और एक कटोरी सरसों का तेल है, तो कैसा आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। तो जो पूड़ी आलू मम्मी जी ने बनाए, या पूड़ी आलू जो घर पर बने हुए हैं खाने में, उसको बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजें लगी। इसी तरीके से जब बात आती है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की, तो जो आपने 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट मार्केट के अंदर खरीदा, उसके अंदर इन सब की वैल्यू ऑलरेडी क्या है? इंक्लूडेड है। तो इसीलिए जब जीडीपी की बात आती है, तो जीडीपी के अंदर हम क्या करते हैं? हम हमेशा वैल्यू लेते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, हम इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते। तो जब बात आती है वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, सो आंसर सीधा है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फाइनल गुड्स को बनाने में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इज ऑलरेडी includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. तो फाइनल गुड की जो वैल्यू है उसके अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड है। यानी कि ये जो 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट था, इस 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट के अंदर अगर 2 रुपए का आटा, 50 पैसे का बेकिंग सोडा, 1 रुपए की चीनी, 2 रुपए का ऑयल अगर लगा है, तो ये सब कॉस्ट इंक्लूडेड है 10 रुपए के पैकेट में। दुकानदार से जब मांगते हो कि बिस्किट का पैकेट दो, तो सीधा 10 रुपया देते हो ना। ये तो नहीं कहता दुकानदार कि भैया देखो इसमें 2 रुपए का आटा लगा है, 1 रुपए का ऑयल लगा है और 50 पैसे का बेकिंग सोडा और चीनी लगा है, नहीं कहता। वो कहता है कि 10 रुपया दो। तो इस 10 रुपया के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी क्या है? इंक्लूडेड है। तो जब बात आ रही है यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स की, तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूडेड है। इसीलिए हम जब जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके अंदर हम हमेशा जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज की। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फॉर दैट सेक्टर ड्यूरिंग दैट ईयर। तो यहां पर जब बात आती है जीडीपी की, तो अगर हमें तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना हो, तो उन तीनों सेक्टर्स ने कितने गुड्स, फाइनल गुड्स, सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, उसी की वैल्यू को हम यहां पर जीडीपी के अंदर रखते हैं और उसी के बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आई होप आपको ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो एग्जांपल मैंने समझाया ये क्लियर हुआ होगा। इसको और बेटर तरीके से समझाने के लिए वी हैव द अदर थिंग्स एज वेल। तो देखो यहां पर समझाता हूं मैं आपको कि कैसे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर करी जाती है। तो एक हमने व्हीट है, किसान ने क्या करा, उस व्हीट को 8 रुपया किलो के हिसाब से बेचा और वो फ्लोर मिल आटा चक्की पर गया, जहां पर उसको पीस करके, गेहूं को पीस करके आटा जो है 10 रुपया किलो बेचा गया। फिर वो आटा जो है एक बिस्किट कंपनी ने खरीदा, जिन्होंने बिस्किट का जो पैकेट है वो 15 रुपए में बेचा और कंज्यूमर ने क्या करा, इसके लिए 15 रुपया पे करा। तो इस 15 रुपया के अंदर ये सारी कॉस्ट जो है क्या है? इंक्लूडेड है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था वही यहां पर इसने भी समझाया है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या रहता है। अब आगे की तरफ चलते हैं और बात करेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस की, जो हमें इन तीनों सेक्टर्स के अंदर लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर देखने को मिले। तो देखिए क्या है कि अगर हम आज भारत को देखें, तो जब से भारत आजाद हुआ और जो आज भारत है, इसमें बहुत से लोगों का खून पसीना शामिल है। जो आज आप भारत देख रहे हो, उस भारत को बनाने में इस देश के किसान का, इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट का, इस देश के इकोनॉमिस्ट का, इस देश के नेताओं का, हर किसी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो जब बात आती है यहां पर हिस्टोरिकल चेंजेस की, तो आप देखो कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पर हमारे यहां पर खाने पीने की आइटम्स, खास तौर पर व्हीट, शुगर और जो बाकी चीजें होती हैं, उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। तो जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पर भारत के अंदर खाने को, लोगों को खिलाने को
प्रॉपर तरीके से हमारे यहां पर अनाज नहीं था, गेहूं चावल की शॉर्टेज थी। और आज भारत जो है क्या कर रहा है, वो अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पर भी जरूरत है उन कंट्रीज को हेल्प कर रहा है। तो ये जो रास्ता हमने तय करा, ये जो सफर हमने तय करा, ये बहुत ज्यादा क्या था, चुनौतीपूर्ण था। तो जब बात आती है हिस्टोरिकल चेंजेस की, तो हिस्टोरिकल चेंजेस पर अगर हम नजर डालें, तो अगर प्राइमरी सेक्टर की ही बात करें तो देखिए क्या है कि प्राइमरी सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, बिकॉज इट इज अ बेस फॉर एनी इकोनॉमी। तो शुरुआत के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो बात आई फार्मिंग की, बाकी चीजों की, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, लगभग 90% लोग, जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पर खेती पर डिपेंडेंट थे। एक बहुत बड़े लेवल पर पीपल वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूडेड ऑन द, या डिपेंडेंट ऑन द, किस पर, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर। बट जैसे जैसे फार्मिंग के लिए मेथड्स बदले, जैसे जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल होने लगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला, तो वैसे वैसे क्या हुआ कि बाकी सेक्टर्स का भी डेवलप होने लगा। तो बाकी सेक्टर के अंदर भी लोग हमें यहां पर इंडल्ज होते हुए देखने को मिले। जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे लोग आगे चल करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के अंदर भी काम करने लगे। बट आज भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस नेशन आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम यहां पर बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम यहां पर बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जब बात आती है, तो जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर ज्यादा कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते। एक बहुत कम रेशियो था लोगों का जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थे। बट जैसे जैसे न्यू मेथड्स आने लगे मैन्युफैक्चरिंग के, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि जो लोग पहले फार्म्स में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, वो अब लोग फैक्ट्रीज के अंदर काम करने लगे। तो जैसे जैसे हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप होने लगा, वैसे वैसे लोग फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से माइग्रेट करने लगे, मूव करने लगे सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं फैक्ट्रीज की, तो फैक्ट्रीज की सबसे खास बात क्या है कि दैट दे प्रोवाइड चीपर गुड्स। ये हमें चीपर गुड्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो कि अगर हम बात करें कपड़े की, तो धागा बनाने में, यार्न बनाने में अगर एक इंडिविजुअल को 10 से 12 घंटे लग रहे हैं, वही काम फैक्ट्री के अंदर बहुत ही तेजी के साथ मशीन्स का इस्तेमाल करके हो जाएगा, जिससे जो कॉस्ट होगी धागे की या यार्न की वो कम हो जाएगी। तो जब बात आती है यहां पर फैक्ट्रीज की, सो व्हाट फैक्ट्रीज डिड, फैक्ट्रीज के अंदर जैसे जैसे न्यू मेथड्स का इस्तेमाल होने लगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वैसे वैसे लोग भी बढ़ने लगे और चीजें चीपर होने लगी और देश के अंदर उत्पाद ज्यादा होने लगा, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। एंड जब बात आती है सेकेंडरी सेक्टर की, सो धीरे धीरे देखते देखते एम्प्लॉयमेंट के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, ग्रेजुअली विद द टाइम सेकेंडरी सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रहा हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो टर्शरी सेक्टर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है कि जब डेवलप्ड कंट्रीज की बात होती है, यूएसए, अमेरिका हो गया, यानी कि फ्रांस हो गया, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लोग ऑलरेडी सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर की तरफ जा चुके हैं। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी लोग टर्शरी सेक्टर के अंदर ज्यादा बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। बट वहीं जब बात आती है टर्शरी सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर आज के समय पर टोटल प्रोडक्शन के मामले में, जीडीपी के मामले में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर यहां पर हमारा हो जाता है। कैसे? आज अगर आप देखो
तो आपको काफी बड़े लेवल पर लोग सर्विस सेक्टर के अंदर काम करते हुए देखने को मिलेंगे, जो आजादी के टाइम पर इतने नहीं थे। क्यों? क्योंकि आजादी के टाइम पर हमारा टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। तो जब बात आती है डेवलप्ड कंट्रीज की, तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लोग ऑलरेडी टर्शरी सेक्टर के अंदर हैं। बट जब भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री की बात आती है, तो इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, आप क्या देखते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आज भी लोग प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, जो कि भारत में है ऐसा। इन तीनों सेक्टर्स को अगर हम देखें और डेटा उठा करके यहां पर देखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का, तो आप यहां पर क्या देखोगे कि पिछले कुछ ईयर्स में टर्शरी सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार बढ़ा है। क्यों? अगर हम 2013-14 की बात करें, सो इन द ईयर 2013-14 द टर्शरी सेक्टर emerged as the largest producing sector and it replaced the primary sector। तो आज के समय पर अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, किसकी? जीडीपी की। सो जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। वहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो आज भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारा टर्शरी सेक्टर लगातार बढ़ रहा है? उस पर अगर हम नजर डालें तो सिंपल सी बात है भाई। देखो क्या है कि जब भारत जैसे देश की बात आती है, तो भारत जैसे देश में जहां पर 145 करोड़ 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इस 145 करोड़ की पॉपुलेशन को बेसिक सर्विसेज की जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ फैसिलिटी सबको चाहिए भैया। तो बेसिक सर्विसेज जिसमें आपका हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस, बैंक, ये सब शामिल है। तो 145 करोड़ लोगों को ये सब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, हमें लोगों की जरूरत होगी, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि टर्शरी सेक्टर काफी तेजी के साथ डेवलप कर रहा है। तो यहां से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ टर्शरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन, या आपसे पूछ लेगा कि why the tertiary sector is playing an important role in the contribution of GDP of the nation। तो आपको यही पॉइंट्स लिखने होंगे। पहला पॉइंट आएगा रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक सर्विसेज। तो रिक्वायरमेंट, जब 145 करोड़ लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है टर्शरी सेक्टर डेवलप करेगा। तो आपको क्या चाहिए भैया? आपको यहां पर स्कूल्स भी चाहिए, कोर्ट्स भी चाहिए, आपको हॉस्पिटल्स भी चाहिए, आपको हर एक चीज चाहिए। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक सर्विसेज। इसके अलावा जब बात आती है नंबर्स की, तो अगर हम नंबर्स पर नजर डालें, तो देखो जीडीपी की अगर बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ही अगर हम यहां पर बात करें, तो 1973-74 में, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, 1973-74 में भारत का जो जीडीपी था वो कुछ इतना था, बहुत थोड़ा था कंपैरेटिवली आज के, जिसमें प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग इक्वल था, या कहो कि कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा ही था, थोड़ा बहुत। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर था, बहुत कम था। बट 2013-14 की जब बात आती है, तो 2013-14 में हम क्या देखते हैं कि आज के समय में देयर इज एन एक्सपोनेंशियल राइज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में एक जबरदस्त उछाल आज के समय पर आपको देखने को मिलेगा भारत के जीडीपी के अंदर। बड़ा हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी है, बट जितनी तेजी के साथ हमारा टर्शरी सेक्टर बढ़ा है बेटा, उतनी तेजी के साथ हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर नहीं बढ़ा यहां पर। सो टुडे प्राइमरी सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, या कहें प्राइमरी सेक्टर जो है आज के समय पर एम्प्लॉयमेंट के मामले में लार्जेस्ट सेक्टर है,
यानी कि ज्यादातर लोग आज के समय पर प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, डिपेंडेंट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बट जब बात आती है वैल्यू जनरेशन की, जीडीपी कंट्रीब्यूशन की, सो टर्शरी सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और हम कह सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी के मामले में टर्शरी सेक्टर नंबर 1 पर है। तो आप लोग इस डेटा के हिसाब से देख सकते हो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से सर्विसेज का या कहे टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट हमें होता हुआ देखने को मिला। तो जितनी तेजी के साथ हमारा एग्रीकल्चर डेवलप होगा, उसके हिसाब से हमारा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा, और साथ ही साथ इन दोनों के डेवलपमेंट की वजह से टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा बचा क्यों जरूरी है, सेकेंड पॉइंट तो ये हमने देख लिया कि विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वी नीड्स मोर सर्विसेज। सो टर्शरी सेक्टर का राइज क्यों हो रहा है, पहला रीजन था बेसिक सर्विसेज चाहिए लोगों को, दूसरा डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का, इसलिए। तो ये पॉइंट 2 हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, इनकम लेवल। अब देखो, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो भैया लोगों के शौक बढ़ेंगे। लोगों को पिज्जा भी खाना है, बर्गर भी खाना है, लोगों को घूमने फिरने भी जाना है, टूरिज्म, ये सब चीजें भी चाहिए। तो क्या है कि जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग और सर्विसेज के डिमांड करेंगे। आज के समय पर अगर आप नोटिस करो तो कोविड के बाद, कोरोना के बाद लोगों ने काफी ज्यादा घूमना फिरना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए जब हम आज देखते हैं कि भैया क्या है, लोग ज्यादातर आज को जीने में अपना समय लगा रहे हैं, दे आर थिंकिंग मोर अबाउट द प्रेजेंट। बट कई बार मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियर कि ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। ओवर थिंकिंग विल अल्टीमेटली लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल दोज थिंग्स। ओवर थिंकिंग से ये सब बीमारियां, ये सब प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। सो इसीलिए ओवर थिंकिंग की जगह पर ज्यादा से ज्यादा कर्म पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो उस प्रभु की इच्छा से होगा। आप अपना कर्म करो, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो। जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आज पर ध्यान दो, प्रेजेंट पर ध्यान दो, ना पास्ट की चिंता करो ना फ्यूचर की चिंता करो। प्रेजेंट में अपना बेस्ट दो, और जितना आप बेस्ट प्रेजेंट में दोगे उतना आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। कई लोग बोलते हैं कि भैया लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिल्कुल, बट लक भी तभी काम आता है जब आपका हार्डवर्क आपके साथ हो, जब आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करोगे, जब आप अपना पूरा हार्डवर्क दोगे, तो उसी समय पर ईश्वर भी, भगवान भी क्या करेगा, वो लक का सिक्का आपकी तरफ उछालेगा। तो हार्डवर्क इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कर्म करना बहुत जरूरी है। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो, कर्म पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो। और खास तौर पर आज की जनरेशन से, ये जो जेनजी जनरेशन है, इससे मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनसे दूर रहें। अगर सच में किसी को फॉलो करना है तो जो हमारे रियल हीरोज है, रियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको फॉलो करें। आपको प्रेमानंद जी महाराज देखने को मिलेंगे, क्या बातें बताते हैं वो, आप उनको फॉलो करो। इफ यू रियली वॉन्ट पीस इन योर लाइफ, if you really want stability in your life, then do not follow these social media influencers. ये सब दिखावे की दुनिया है और इनसे कुछ नहीं मिलेगा। It's my humble request to each one of you. तो जब बात आती है यहां पर इनकम की, तो देखो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी, वैसे वैसे लोगों को ज्यादा सर्विसेज की जरूरत पड़ी, और जैसे जैसे लोगों को ज्यादा सर्विसेज की जरूरत पड़ी, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा जब बात आती है यहां पर आज के समय की, तो लोग ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं। अच्छी एजुकेशन के लिए लोगों को प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल्स चाहिए।
मूवी भी देखने जाना है तो एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए काफी सारी चीजें चाहिए। सो पीपल नीड एंटरटेनमेंट स्पॉट्स एज वेल फॉर द रिक्रिएशन, है ना। तो ज्यादा सर्विसेज आज के समय पर लोगों को चाहिए। इसके अलावा पिछले कुछ ईयर्स के अंदर अगर आप देखो तो नई सर्विसेज भी आई हैं जिनका डेवलपमेंट हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज के समय पर इंटरनेट के डेवलपमेंट के साथ, कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के साथ टर्शरी सेक्टर और ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मैं आपको ये पढ़ा भी रहा हूं, आप ये लेक्चर यूट्यूब पर देख भी रहे हो, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो जैसे जैसे नया सर्विसेज आई, इनके साथ भी टर्शरी सेक्टर का क्या हुआ, डेवलपमेंट हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के जब बात आती है टर्शरी सेक्टर के डेवलपमेंट की, तो टर्शरी सेक्टर के डेवलपमेंट में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय पर। टर्शरी सेक्टर का जो हमें एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिला, इसके पीछे सबसे पहला कारण है दैट पीपल नीड बेसिक सर्विसेज, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्कूल, हॉस्पिटल, हेल्थ, ये सब चीजें शामिल हैं। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू पीपल, सो जैसे जैसे नई सर्विसेज आ रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, वैसे वैसे सर्विस सेक्टर और मजबूत और डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ रहा है, तो इनकम लेवल बढ़ने के साथ लोगों को और सर्विसेज की जरूरत है। साथ ही साथ जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे लोगों को टर्शरी सेक्टर की जरूरत है। सो चार पॉइंट्स plays a very important role. All these 4 points plays a very important role in the development of tertiary sector. ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जब बात आती है जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन की, तो हम लोगों ने देख लिया कि भैया जब 1973-74 का समय था, टाइम था, तो उस टाइम पर प्राइमरी और प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग ठीक ठीक था, या कहें इक्वल था, जिसमें जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन काफी कम था। बट 2013-14 तक आते आते जो हमारे टर्शरी सेक्टर है उसके अंदर हम देखते हैं कि भैया वो आज के समय पर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो टर्शरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू द जीडीपी। बट कहीं ना कहीं जब बात आती है जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट की, तो जो पैसे वाले जॉब्स हैं, हाईली स्किल्ड जॉब्स हैं, जहां पर करोड़ों के पैकेजेस लगते हैं, आज भी वहां पर बहुत लिमिटेड नंबर में आप देखोगे कि लोग इन्वॉल्व हैं। या हम ये कह सकते हैं कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड और एडुकेटेड वर्कर्स। तो ज्यादातर लोग जो एम्प्लॉयड हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर भी, वो क्या कर रहे हैं, वो या तो छोटी मोटी दुकान खोल करके बैठे हैं, ट्रेड में इन्वॉल्व है, मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, या वो ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं। मतलब कि दे आर वर्किंग इन लो इनकम जॉब्स। वो लो इनकम जॉब्स के अंदर ज्यादा काम कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आज के समय पर देखने को मिलती है। तो जब बात आती है लोगों की कि भैया लोग काम कहां पर कर रहे हैं, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, आज के समय पर अगर हम भारत के अंदर देखें तो आज भी आपको देखने को मिलेगा कि जब 1977-78 का समय था, आजादी के लगभग 30 साल बाद, 30 इयर्स बाद, ज्यादातर लोग 71% लोग जो हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे। और वहीं जब टर्शरी सेक्टर की बात आती है तो टर्शरी सेक्टर में 18% और सेकेंडरी सेक्टर में 11% लोग काम कर रहे थे। बट 2017-18 तक आते आते टर्शरी सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट के मामले में सिर्फ 31% लोग। यानी कि जिस तेजी के साथ टर्शरी सेक्टर ने जीडीपी को कंट्रीब्यूट करा, उस हिसाब से भाई साहब ने नौकरियां नहीं दी लोगों को। तो आज भी 44% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी 25% लोग आज के समय पर काम कर रहे हैं। यानी कि जिस हिसाब से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस हिसाब से जॉब्स नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहां पर देखो, सो दिस इज समथिंग वेरी रिमार्केबल अबाउट इंडिया, दैट
प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इवन नाउ। तो आज के समय में भी जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, नौकरी की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो आज के समय पर भी आपको प्राइमरी सेक्टर ही आगे खड़ा हुआ देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम देखें तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए। और ऐसा क्यों है कि टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर इनफ जॉब्स नहीं कर पाए? तो देखिए, अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो था, या कहें कि जो हमारे सेकेंडरी सेक्टर का एक तरीके से जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन था, वो 1973-74 से 2017-18 में कितना बढ़ा? वो कहीं ना कहीं अगर आप यहां पर देखो तो वो एक तरीके से बहुत तेजी के साथ बढ़ा। बट एम्प्लॉयमेंट की जब आप बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा जीडीपी में, बट उस हिसाब से नौकरियां जनरेट नहीं कर पाया ये। एंड दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस टुडे। सिमिलरली जब बात आती है टर्शरी सेक्टर की भी, तो टर्शरी सेक्टर के अंदर भी जो प्रोडक्शन था वो 14 गुना बढ़ा, 14 टाइम्स बढ़ गया 1973 से 2018 तक कंपेयर करें अगर तो। बट एम्प्लॉयमेंट के मामले में सिर्फ 5 टाइम्स ही। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसीलिए आज भी हमारे देश की हाफ ऑफ द वर्कर्स, या कहें हाफ ऑफ द वर्कफोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर। आज भी वो लोग क्या है, प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है, जिसमें एग्रीकल्चर मेन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारे जीडीपी को सिर्फ 1/6 ही कहीं ना कहीं क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर जब हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 16 से 17% ही है। और जब बात आती है वर्कफोर्स की तो लगभग 45 से 50% पीपल एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय पर भारत के अंदर। और इस वजह से आप क्या देखते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। वहीं जब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात आती है तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हमारे देश के अंदर लगभग 83% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। बट पॉपुलेशन के एम्प्लॉयमेंट के मामले में 40% लोग भी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलते। सो दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ टुडेज इंडिया कि आज भी ज्यादातर लोग किस पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, वर्कफोर्स इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस टुडे। और इस वजह से क्या हो रहा है बच्चा, इस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। तो देखो, अगर यहां पर आपको एक डिफरेंस समझाऊं मैं कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है जहां पर बंदा काम तो करना चाहता है बट उसको नौकरी मिल ही नहीं रही मार्केट के अंदर। बट व्हेन इट कम्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है कि बंदा काम तो करना चाहता है मार्केट के अंदर जाकर के, बट जो जॉब्स उसको मिल रही हैं या तो वो जॉब पार्ट टाइम है या उसके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वो जॉब नहीं है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि दैट दिस जॉब is not having enough paid work or not doing work that make full use of their skills or abilities। यानी कि एक व्यक्ति की जो स्किल्स और एबिलिटीज हैं उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो जब बात आती है एग्रीकल्चर सेक्टर की, सो वर्कर्स वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। जो वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं ये लोग क्या है, ये अंडर एम्प्लॉयड है। एंड जो अंडर एम्प्लॉयमेंट हमें यहां पर देखने को मिलता है ये हिडन है,
और इसी को हम क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आप क्या देख रहे हो, दैट मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां पर समझें तो भैया ये क्या है, ये एक खेत है, दिस इज अ फील्ड। इस फील्ड में जो एक्चुअली लोगों की रिक्वायरमेंट थी, एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो थी लोगों की, वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट यहां पर थी कितने लोगों की भैया, 5 लोगों की, कि अगर 5 लोग काम करें तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें जरूरत थी 1 2 3 4 और 5 लोगों की। बट यहां पर काम कितने कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यहां पर 8 लोग, काम कर रहे हैं यहां पर 8 लोग। अब ये मत कहना कि सर इनके हाथ कहां हैं, हाथ जेब में डाले हुए हैं ये। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो थी इस फील्ड पर काम करने की, वो 5 लोगों की थी, बट यहां पर काम कितने कर रहे हैं, 8 लोग। तो ये 3 लोग काम कर तो रहे हैं बट दे आर हिडन अनएम्प्लॉयड। तो ये लोग क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। सो व्हेन मोर नंबर ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और ये सिचुएशन हमें सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि अर्बन एरियाज में नहीं है, बट रूरल एरियाज में ये सिचुएशन हमें एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलती है। और अर्बन एरियाज की जब बात आती है तो अक्सर ये हमें शॉप्स वगैरह में देखने को मिलती है, जहां पर दादाजी पापा बेटा तीनों ही एक शॉप पर काम कर रहे हैं, बट जरूरत किसकी है, 1 या 2 बंदे की। तो कहने को तो यहां पर इस फील्ड में 8 लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल रिक्वायरमेंट 5 लोगों की ही थी। तो 3 लोग कहने को काम तो कर रहे हैं, बट भैया जरूरत नहीं है इनकी। सो दीज पीपल आर वर्किंग एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, वेयर मोर वर्कर्स आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें यहां पर क्या है, देखने को मिलता है। इसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी भारत के अंदर अगर आप देखो, सो देयर आर सो मेनी पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर अर्बन एरियाज के अंदर भी, जो लोग डेली एम्प्लॉयमेंट की तलाश में है। थाउजेंड्स में क्यों, लाख कहूंगा मैं तो, कि आज भी भारत के अंदर कई लाख लोग अर्बन एरियाज के अंदर डेली एम्प्लॉयमेंट की तलाश में काम करते हैं, जिसमें आपके पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन शामिल हैं। तो जो हमारे पेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, रिपेयर पर्सन्स हैं, कैजुअल लेबरर्स जिनको हम बोलते हैं, सो इन लोगों को भी डेली एम्प्लॉयमेंट की तलाश होती है। आप कभी नोटिस करना, हर एक शहर में एक लेबर चौक होता है, 1 या 2। बड़ा शहर है तो वहां पर ज्यादा लेबर चौक होंगे, छोटा शहर है तो वहां पर कम लेबर चौक होंगे। उस लेबर चौक में क्या होता है कि सुबह सुबह ही जो दिहाड़ी मजदूर है, जो कैजुअल लेबरर है, वो आकर के खड़ा हो जाता है काम की तलाश में। तो सो काम मिल गया तो भैया ठीक है, नहीं मिला तो जयराम जी की। तो जब बात आती है कैजुअल लेबरर्स की, तो कैजुअल वर्कर्स जिसमें पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन शामिल हैं, ये लोग डेली एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आपको अर्बन एरियाज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये लोग आपको अर्बन एरियाज के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो जब बात आती है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको रूरल एरियाज में भी देखने को मिलती है और अर्बन एरियाज के अंदर भी देखने को मिलती है। सो दिस इज अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी स्किल्स के कंपैरिजन में कम काम कर रहा है, अपनी एबिलिटीज के कंपैरिजन में कम काम कर रहा है। वो काम तो ज्यादा कर सकता है बट उसको काम कम मिल रहा है। अब अगर हम इस पेंटर की बात करें तो ये पेंटर 365 में से लगभग 350 दिन काम कर सकता है, बट इसको काम कितना मिल रहा है, 200 से 250 दिन का है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयड है। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया टुडे along with अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन आता है कि भैया एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट करा जाए।
ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो जब बात आती है मोर एम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए सरकार लगातार काम करती रहती है। और गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा बैंक्स के अंदर, ताकि गरीब लोगों को, पुअर फार्मर्स को क्या किया जाए, लोन वगैरह दिया जाए। तो अगर सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इकोनॉमी के अंदर वैल्यू जनरेट करें, तो क्या किया जा सकता है? तो यहां पर जो गवर्नमेंट है वो बैंक्स को कहेगी, भैया आप लोगों को, फार्मर्स को चीप लोन प्रोवाइड करो, आप लोन्स प्रोवाइड करो ताकि इरिगेशन सोर्सेज बनाए जा सके, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा सके और किसान ज्यादा से ज्यादा खेती कर सके। इसके अलावा सरकार जो है वो क्या कर सकती है, वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू, अगर रूरल एरियाज के अंदर सड़क बनेगी, इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप होगी, तो क्या होगा कि यहां पर लोगों को काम भी मिलेगा। तो क्या है कि लोगों को जब गांव के अंदर ही काम मिल जाएगा तो उनको शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहां, गांव के अंदर ही काम देने के लिए यहां पर जो है काम करना चाहिए, जिसमें वो कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन कराए, रोड्स का कंस्ट्रक्शन कराए, डैम्स का कंस्ट्रक्शन कराए, ताकि लोकल लोगों को लोकल लेवल पर ही रोजगार मिल जाए। तो ये सब चीजें हम यहां पर गवर्नमेंट कर सकती है और गवर्नमेंट करती भी है। आज भी अगर आप देखो तो लगातार गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करती रहती है। गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेकर के आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मोदी गवर्नमेंट की ही बात करें तो बहुत सारी ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी गवर्नमेंट लेकर के आई, जिसमें विश्वकर्मा योजना है, जिसमें सरकार क्या करती है कि जो हमारे आर्टिसंस हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करती है चीप रेट पर, विदाउट एनी मॉर्टगेज, ताकि वो अपना स्वरोजगार, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाए। सरकार कुछ टाइम पहले मुद्रा योजना लेकर के आई थी, जिसमें 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का, अब तो शायद से उसकी लिमिट और बढ़ा दी गई है, वो लोन आसानी से लोगों को प्रोवाइड करा जाए। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है सिस्टम की? प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट आज भी और पहले भी अलग अलग योजनाएं, अलग अलग स्कीम्स लाती रही ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकें। बट प्रॉब्लम इज कि जो नीचे के लेवल पर लोग हैं वो यहां पर काम खराब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मुद्रा योजना की ही बात करें तो मुद्रा योजना के अंदर सरकार 50,000 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही थी। और मेरे एक जानने वाले खुद, उनको अपना बिजनेस शुरू करना था, बहुत छोटा बिजनेस उनको शुरू करना था। वो बैंक गए कि भैया अगर हमें 50,000 रुपए की मदद मिल जाए तो हम अपना काम शुरू कर सकें। उनके पास अपना घर भी था, स्थायी निवास, परमानेंट एड्रेस भी था। उसके बाद भी क्या देखते हैं कि जो बैंक के अंदर कर्मचारी हैं, बैंक के मैनेजर हैं, वो उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। अब खुद सोचो, एक बैंक का मैनेजर जिसकी 1.5-2 लाख रुपया महीने की तनख्वाह है, वो एक गरीब मजबूर व्यक्ति से जो 50,000, 1 लाख रुपए का लोन बैंक से लेने आया हुआ है, उससे भी कह रहा है कि भैया 50,000 1 लाख में मुझे 10%, 15% दे दे। तो गवर्नमेंट तो स्कीम्स लेकर के आती है, बट जो ग्राउंड लेवल पर लोग हैं ये इन स्कीम्स को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं होने देते, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो सरकार हमारी बहुत सारी योजनाएं लाई, जिसमें मुद्रा योजना, विश्वकर्मा स्कीम, स्वनिधि योजना, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करने के लिए काम कर रही है, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो अगर इन योजनाओं को और बेटर तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अगर हमें जनरेट करना है तो हम यहां क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रूरल रोड्स को बेटर करने में क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में काम करेगी, जितना ज्यादा गवर्नमेंट रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काम करेगी, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा विकास होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें लोकल बैंक्स की, तो अगर लोकल बैंक्स ज्यादा से ज्यादा कम ब्याज पर, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गरीब किसानों को लोन प्रोवाइड करेंगे, तो किसान क्या है, सीड, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स आसानी के साथ खरीद पाएंगे, है ना। तो जितना ज्यादा किसान आसानी के साथ ये सब काम कर पाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा, किसान को मुनाफा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं कि लोकल लेवल पर हम इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं गांव देहात में।
तो गांव देहात के अंदर हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, जहां पर लोग क्या कर सके भाई, अपना दाल मिल, शुगर मिल, डेयरी, कोल्ड स्टोरेज, हनी कलेक्शन, इस तरह के काम करें। तो जितना ज्यादा ये सब एक्टिविटीज लोकल लेवल पर, रूरल लेवल पर डेवलप होंगे, यानी कि जितनी ज्यादा हमारी इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज के अंदर डेवलप होगी, उतना ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर लोगों का डिपेंडेंसी कम होगा और रूरल एरियाज के अंदर लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो आज भी जब हम भारत की बात करते हैं तो लगातार गवर्नमेंट एग्रो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे काम कर रही है। एग्रो इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर गांव देहात में ज्यादा से ज्यादा एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो उतना ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम होगी। सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हमें ज्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा रूरल एरियाज में, और उसके साथ हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो भी डेवलप होगा, और अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट रूरल एरियाज के अंदर होगा वही भारत को पुश प्रोवाइड करेगा ग्लोबल लीडर बनने का। तो ये सब काम गवर्नमेंट कर रही है और भी तेजी के साथ ये काम, मतलब हर साल बजट के अंदर इनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। सो इफ यू वांट टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट तो ये सब काम हम कर सकते हैं बच्चा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं कि देखिए आज भी जब भारत की बात आती है तो 5 से लेके 29 ईयर्स की जो एज है, जिसमें हमारी 60% पॉपुलेशन है, जो हमारे लिए बिगेस्ट एडवांटेज है, इसमें से 51% बच्चे ही या लोग ही स्कूल्स जा रहे हैं। यानी कि अगर आप देखो तो 5 से 29 ईयर्स जो कि एक प्रीमियम एज है भारत की, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों का पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें क्या है कि 51% बच्चे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम यहां पर देखें तो ज्यादातर लोग क्या है, वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेबरर्स का काम कर रहे हैं। तो नीति आयोग की स्टडी है, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग की स्टडी है, जो कहती है कि भैया अकेले एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही 20 लाख जॉब्स जनरेट करे जा सकते हैं। तो अगर सरकार प्रॉपर तरीके से एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करे, एजुकेशन सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, तो अकेला एजुकेशन सेक्टर ही 20 लाख जॉब्स जनरेट कर सकता है भारत के अंदर। एंड ये 20 लाख का नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, और ये मैं नहीं, ये एक प्रॉपर स्टडी कह रही है। इसके अलावा जब बात आती है रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज के अंदर लोगों को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए सरकार यहां पर क्या लाई थी, एक स्कीम लेकर के आई थी 2005 में, जिसका नाम है MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 के अंदर इस स्कीम को लाया गया। इस स्कीम की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो जब बात आती है MG नरेगा की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की, जिसको 2005 में लाया गया था, इसके अंदर सरकार ने राइट टू वर्क को एक फंडामेंटल राइट बना दिया था। यानी कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा था कि जो राइट टू वर्क है वो हर इंडिविजुअल का, हर भारत के नागरिक का अधिकार है। तो सरकार ने यहां पर क्या करा, सरकार ने यहां पर कहा कि रूरल एरियाज के अंदर हम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। यानी कि सरकार 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा रूरल एरियाज के अंदर, ताकि रूरल एरियाज के अंदर लोगों की जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको डील करा जा सके। सो MG नरेगा प्लेड अ वेरी रेवोल्यूशनरी रोल इन द रूरल एरियाज, और यहां पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से डील करने के लिए लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कर रही है। कई स्टेट्स में, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये नंबर 100 से बढ़कर के 150 भी है। और यहां पर अगर सरकार 100 दिन उनको रोजगार नहीं दे पाई, फॉर एग्जाम्पल ये एक इंडिविजुअल है, ये एक भाई साहब है, इसमें सरकार इन भाई साहब को 80 दिन का रोजगार ही प्रोवाइड करा पाई, 80 डेज का रोजगार ही प्रोवाइड करा पाई, तो 20 दिन का कंपेंसेशन जो होगा, अलाउंस जो होगा, वो इन भाई साहब को मिलेगा बिना काम करे। तो 100 दिन का, 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सरकार यहां पर प्रोवाइड करेगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं यहां पर, तो ध्यान से देखो। देखो क्या है कि रूरल एरियाज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है,
ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है। रूरल एरियाज की जब बात आती है तो ज्यादातर लोग रूरल एरियाज में किस पर डिपेंडेंट है बच्चा? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर लोगों को सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप देखो तो यहां पर लोगों को सीजनल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। कैसे? एग्रीकल्चर के अंदर जब हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है और जब सोइंग का पीरियड होता है, यानी कि जब फसल को बुआई करी जाती है, फसल को सो करा जाता है तब, और जब फसल को काटा जाता है, हार्वेस्ट करा जाता है, इन्हीं दो समय पर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। बीच के जो 2 से 3 महीने हैं, अरे भैया ईयर लिखने लगा था, जो यहां पर बीच के 2 से 3 महीने हैं, उन 2 से 3 महीने के अंदर हम क्या देखते हैं कि इन 2 to 3 मंथ्स यहां पर आपको रूरल एरियाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो इस सीजनल एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से, जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने को मिल रही है, तो इस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से कौन डील कर रहा है? इस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से डील करने के लिए सरकार क्या लेकर के आई? सरकार लेकर के आई एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब? 2005 में। और यहां पे सरकार ने कहा कि भैया जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इसमें हम 100 दिन का, 100 डेज का रोजगार, गारंटेड रोजगार लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो इसको लाने के पीछे का मकसद यह था। और आज के समय पर 2024 में डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि इस तरह की योजना जो हम रूरल एरियाज में लेकर के आए, ये मनमोहन सिंह जी का ये एक तरीके का कह सकते हैं कि ब्रेन चाइल्ड था, उनका बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। मनमोहन सिंह जी का आइडिया था ये जबरदस्त। तो ये जो मनमोहन सिंह जी का आइडिया था रूरल एरियाज के अंदर एमजी नरेगा लाना, आज के समय पर डिमांड चल रही है कि भैया अर्बन एरियाज के अंदर भी, शहरों के लिए भी कोई ऐसी योजना लेकर के आओ, स्कीम लेकर के आओ। तो एमजी नरेगा को लाने के पीछे का मकसद क्या था रूरल एरियाज में, वो यहां पर मैंने आपको समझाया। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और यहां पर अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यानी कि अब हम यहां पर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब बात आती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आती हैं ऑफिस बाबू वाली नौकरियां, है ना, व्हाइट कॉलर जॉब्स जिनको आप कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर देखिए क्या होता है कि यहां पर जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो रेगुलर होता है। क्या होता है? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है, यानी कि नौकरी रेगुलर बेसिस पर होती है। ये नहीं कि भैया 2 दिन काम किया और 4 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं। यहां पर रेगुलर है, यानी कि हफ्ते में 6 दिन तो आपको काम करना ही, आपको काम मिलेगा ही, यानी कि संडे का ऑफ आपका रहेगा। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर हियर। साथ ही साथ लोगों के पास एश्योर्ड वर्क है, पता है कि भैया हम नौकरी कर रहे हैं, महीने में काम करना है, इतनी महीने की छुट्टी है और महीने के आखिर में हमको इतनी तनख्वाह मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहां पर जब हम बात करते हैं तो दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, वो सरकार को टैक्स भरते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस उनका कटता है। कहां पर वो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती है। तो मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो यहां पर फॉलो करे जाते हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट हो गया, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट हो गया। तो ये सब चीजें शामिल होती हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हम क्या देख रहे हैं? 3 इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रेगुलर, साथ ही साथ पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दे फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सरकार के रूल्स रेगुलेशंस यहां पर फॉलो करे जा रहे हैं, रेगुलर वर्क उनको यहां पर मिल रहा है, एश्योरेंस है, साथ ही साथ जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो भी उनको यहां पर मिल रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जब बात आती है वर्कर्स, जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की ही अभी, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट के मामले में, नौकरी के मामले में लोगों के पास क्या है? सिक्योरिटी है। तभी ये मैडम और ये लोग इतने हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
तो जब बात आ रही है यहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों की, तो देखो सबसे खास बात क्या है कि इनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो फिक्स्ड है। अगर वो लोग ओवर टाइम करेंगे तो भैया उसका उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें तो कंपनी में वर्किंग आवर फिक्स होते हैं कि भैया 8 या 9 घंटे या 10 घंटे किसी कंपनी में आपको काम करना है। अगर आप वो 8 या 9 या 10 जो एक स्पेसिफिक लिमिट है उससे ज्यादा काम करोगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा इफ यू वर्क मोर। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें तो पेड लीव्स मिलती हैं कि भाई आप क्या है साल के अंदर 12 छुट्टियां ले सकते हो, लीव्स ले सकते हो पेड, उसका पैसा मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। हॉलीडेज के दौरान भी आपको पेमेंट मिलेगी, यानी कि दिवाली की छुट्टी है, होली की छुट्टी है, इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है, तो भैया आपको पेमेंट मिलेगी। साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी जैसी, पेंशन जैसी चीजें भी हमें यहां पर देखने को मिलती है। मेडिकल बेनिफिट्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं। साथ में रिटायरमेंट के बाद पेंशन्स भी मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखो क्या है, अब ये तो सब बेनिफिट्स आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मिल रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो गया, आपका जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर हो गया, साथ ही साथ जो आपका नेचर ऑफ वर्क है वो एश्योर्ड हो गया। इसके अलावा आपको ये सब बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये सब बेनिफिट्स, ये सब चीजें मिलेंगे, तभी ये लोग इतना हंस खेल मुस्कुरा रहे हैं। बट जब बात आती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जिसमें ये सब लोग शामिल हैं, आपके लेबरर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, लेबरर्स हो गए। जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आप देखोगे कि दिस सेक्टर इज कैटेगराइज्ड या कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स एंड दे आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस यहां पर फॉलो नहीं करे जाते। यहां पर जो जॉब्स है दे आर इरेगुलर, सैलरीज जो है, वेजेस जो है दे आर वेरी लेस, लो पेड जॉब्स है। साथ ही साथ ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज या लीव ड्यू टू सिकनेस, बीमार पड़ गए तो छुट्टी का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो सिक्योर नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नॉट सिक्योर। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। लोगों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, यहां पर हम एक रिक्शा पुलर की बात करें, एक रिक्शा खींचने वाले की बात करें, तो रिक्शा पुलर के साथ हम क्या देख रहे हैं कि वो बेचारा फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे काम पर आ गया। हो सकता है कि किसी दिन शाम के 5 बजे तक ही उसने 500 रुपया कमा लिया, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रात 8 बजे तक काम करता रहा और 300 रुपया भी कमा ना पाया। तो क्या है कि एक तो ओवर टाइम का कोई प्रोविजन नहीं है, ना ही जॉब रेगुलर है। मान लो बारिश हो रही है, लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, काम ही नहीं है बेचारे के पास, बीमार पड़ गया, रिक्शा चला नहीं पाया, तो कहां से मिलेगा पैसा। तो जब बात आती है पीपल वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दे आर हैंड टू माउथ, वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज डिवाइडेड या इज characterized by small and scattered units which are outside the control of government. Rules and regulations are not followed here. Jobs are irregular and low paid. Along with that, there is no provision of overtime, paid leaves या holidays वगैरह। तो ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। कई बार यहां पर डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये सब पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे वो आपको वहां पर बताने होंगे। इसी को और बेहतर तरीके से अगर आप देखो तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जब बात आती है तो रूरल एरियाज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आपके लेबरर्स शामिल हो गए, के साथ ही साथ जो है अपने बुनकर शामिल हो गए, इन लोगों को अगर हमें बचाना है
तो हम इन लोगों को कैसे बचा सकते हैं रूरल एरियाज में? तो रूरल एरियाज के अंदर अगर आप देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, दे आर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो किसी दूसरे की जमीन पर काम कर रहे हैं, या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, शेयर क्रॉपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, जिसमें बुनकर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, ये सब लोग शामिल है। तो रूरल एरियाज की जब बात आती है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब लोग काम करते हैं, और नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो अगर आपने लास्ट ईयर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में भारत के साथ जब हमने पालमपुर को रिलेट करा था, तो हमने पढ़ा था कि भैया कैसे पालमपुर के अंदर भी जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनका नंबर ज्यादा है। तो भारत में जब किसान की बात आती है तो 80% किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, यानी कि जिनके पास कम छोटी जमीनें हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो फार्मर्स है, दे आर द फार्मर्स नीड्स टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटीज। इन लोगों को सीड्स चाहिए, एग्रीकल्चर इनपुट्स चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, स्टोरेज वगैरह चाहिए। तो सरकार क्या कर सकती है, ये सब चीजें इन लोगों को प्रोवाइड करा सकती है। अब यहां पर एक स्टोरी के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो हमारे सामने एक कांता जी हैं, कांता मैडम है, वहीं दूसरी तरफ कमल भाई साहब हैं। तो एक तरफ कमल भाई साहब हैं और एक तरफ कांता मैडम है। कांता मैडम की जब बात आती है तो कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, ये एक ऑफिस में काम करती हैं। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM। तो सुबह 9:30 बजे मैडम ऑफिस जाती हैं और 5:30 बजे शाम को घर आ जाती हैं। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली, इनको रेगुलर सैलरी यहां पर मिलती है मंथ एंड में। साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड वगैरह का प्रोविजन भी यहां पर इनके लिए है, जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इनको दिया जाता है। इसके अलावा शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। तो यहां पर मेडिकल बेनिफिट्स भी इनको दिए जाते हैं और भी बेनिफिट्स इनको यहां पर जो है दिए जाते हैं। और संडेज, जब संडे का दिन होता है तो संडे के दिन कांता ऑफिस नहीं जाती, वो उनका क्या है, एक पेड हॉलिडे है। साथ ही साथ व्हेन शी ज्वाइंड द वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी थी तो उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें टर्म्स और कंडीशन लिखे थे काम करने के। बट वहीं व्हेन इट कम्स टू कमल, तो कमल जो है वो कांता के ही नेबर हैं। ये एक डेली वेज लेबरर हैं जो पड़ोस की ग्रोसरी शॉप में काम करते हैं। ये सुबह 7:30 बजे काम पर चले जाते हैं, शाम को 8 बजे तक काम करते हैं। साथ ही साथ इनको वेजेस के अलावा, दिहाड़ी के अलावा और कोई अलाउंस यहां पर इनको नहीं मिलता। साथ ही साथ जब बात आती है इनकी, तो इनको संडे के दिन भी काम करना पड़ता है, उसका भी इनको पैसा नहीं मिलता। तो कोई भी यहां पर लीव, छुट्टी ये नहीं ले सकते, पेड हॉलिडे इनको कमल जी को यहां पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा इनको कोई भी लेटर नहीं दिया गया जिसमें इनको टर्म्स या कंडीशन बताए गए थे। तो इनको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है इनके एम्प्लॉयर, इनके दुकान के मालिक के द्वारा। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कांता है ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम करने की वजह से यहां पर अगर आप देखें तो जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है दैट इज रेगुलर। शी इज गेटिंग रेगुलर सैलरी, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड, पेड हॉलीडेज आर देयर एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है। बट वहीं जब बात आती है कमल की, तो कमल जो कि पास के ही प्रोविजन स्टोर, किराना की दुकान में काम करते हैं, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आते हैं जहां पर जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है इट इज इररेगुलर, पेड लीव्स यहां पर नहीं है, संडेज यहां पर नहीं है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस यहां पर नहीं चलते। तो इस स्टोरी के थ्रू, कांता और कमल की स्टोरी के थ्रू, हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का जो डिफरेंस है उसे और बेटर तरीके से समझा। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे रूरल एरियाज के अंदर हम वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो अगर हमें लोगों को अर्बन एरियाज के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो गए, डेली लेबरर्स हो गए, कैजुअल लेबरर्स हो गए, इनको अगर हमें बचाना है तो अर्बन एरियाज के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं दे आर मेनली वर्किंग इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वो लोग ज्यादातर
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट पर, ट्रांसपोर्ट में कैजुअल वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो या ऐसे लोग हैं जो गारमेंट या रैक पिकर्स वाली कैटेगरी में काम कर रहे हैं। तो अर्बन एरियाज के अंदर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोगों की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर गवर्नमेंट को जरूरत है कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट इन लोगों को हेल्प करे, रॉ मटेरियल से लेकर के मार्केटिंग के अंदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आती है, सो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स कम फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर ज्यादातर लोग जो आप देखते हो, दे आर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहां पर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखने को मिलती है कि जो जॉब का नेचर है वो इरेगुलर है, लो पेड है, और इन लोगों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी सहना पड़ता है। तो गवर्नमेंट यहां पर क्या करे, गवर्नमेंट यहां पर मेक श्योर करे कि जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी लागू करा जाए। तो ये काम किया जा सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसको हमने पूरे डिटेल के साथ पढ़ा। शुरुआत में हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में बचा पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे प्राइमरी सेक्टर एक बेस का काम करता है इकोनॉमी में, कैसे सेकेंडरी सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड यूजेबल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ टर्शरी सेक्टर कैसे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में। आगे चल करके हमने देखा कि कैसे ये तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि लास्ट फ्यू इयर्स में कैसे चेंजेस हमें यहां पर देखने को मिले इन सेक्टर्स के अंदर, और साथ में जीडीपी के बारे में बात करी, कौन सा सेक्टर जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो देखा, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा। लास्ट में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को देखा। तो ये था आपका सेशन। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, जिसमें हमने डिटेल के साथ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा है, दैट टू इन अ वन शॉट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं करा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much everybody. All the very best. Stay tuned. Thank you. Hello.